नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश का जो व्याख्यानात्मक अध्ययन है, उसके 28वें एपिसोड का विषय है आर्थी व्यंजना। वस्तुतः आर्थी व्यंजना तो तृतीय उल्लास का मुख्य विषय है ही। आर्थी व्यंजना के जो भेदोपभेद का वर्णन आचार्य मम्मट ने किया है, उन भेदोपभेदों में से 6 भेदों का हम वर्णन कर चुके हैं। आज 4 भेद और समझेंगे। प्रस्ताव, देश और काल के वैशिष्ट्य से किस प्रकार आर्थी व्यंजना होती है, इस बात को समझ लेंगे तो तृतीय उल्लास के अंतर्गत आर्थी व्यंजना के 10 भेदों का ज्ञान हमें समुचित रूप से हो जाएगा। इससे पहले हम 6 वेद पढ़ चुके हैं, जिसमें वक्ता के वैशिष्ट्य से, बोद्धा के वैशिष्ट्य से, धातु के वैशिष्ट्य से, वाक्य के वैशिष्ट्य से, वाच्य के वैशिष्ट्य से और अन्य सन्निधि के वैशिष्ट्य से ये 6 भेद अभी तक हम समझ चुके हैं। और इन 6 भेदों में किस प्रकार आर्थी व्यंजना का वैशिष्ट्य है, आर्थी व्यंजना किस वैशिष्ट्य से होती है, ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं और संपूर्ण काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण की बात की गई। काव्य लक्षण की बात करते समय शब्दार्थो काव्यम, जो काव्य का विशेष पद था काव्य लक्षण का, उसमें शब्दार्थो काव्यम में शब्द और अर्थ के स्वरूप को द्वितीय उल्लास में बताया गया। शब्दार्थ के स्वरूप के साथ साथ शब्द की शक्तियां भी बताई गई। शब्द की शक्तियों में जब लक्षणा का विवेचन किया जा रहा था तो वहां पर 3 शर्तें दी गई थी। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़िथोवत प्रयोजनात्। तो जो प्रयोजन दिया है, उस प्रयोजन की प्रतीति के लिए व्यंजना शक्ति की अनिवार्यता स्वीकार की गई थी। कई पूर्व पक्षों का स्थापन, फिर उनका खंडन किया गया। तो प्रयोजन की संधि, जो प्रयोजन कैसा है, प्रयोजनम तो अंजन व्यापार गम्यमेव, वहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है। उस प्रयोजन की प्रतीति के लिए आचार्य मम्मट ने व्यंजना शक्ति का ग्रहण किया। उस व्यंजना के विषय में सबसे पहले वह व्यंजना शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के भेद से 2 प्रकार की हुई। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद अभिधा मूला और लक्षणा मूला जो व्यंजना है, उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब आर्थी व्यंजना के भेदों को समझ रहे हैं, जिसमें प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टादि के वैशिष्ट्य से आज हमें व्यंजना समझना है। और इस माध्यम से हम काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास को समझ जाएंगे। चलिए सीधे विषय पर चलते हैं। प्रस्ताव का उदाहरण, प्रस्ताव वैशिष्ट्यम यथा। प्रस्ताव के वैशिष्ट्य का उदाहरण हम सबसे पहले समझते हैं। प्रस्ताव वैशिष्ट्यम यथा, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। जो स्टार के अंदर हमने जो अंश दिया है, वो हमने अपनी सुविधा के लिए इसको यहाँ लिख दिया है, मूल का भाग नहीं है। कई टीकाओं में लिखा मिलता है, वो प्रश्न अलग है, लेकिन ये मूल आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं लिखा है। प्रसंग समझते हैं। प्रस्ताव का मतलब प्रकरण, कोई एक ऐसी कंडीशन, ऐसी घटना, उस घटना को ध्यान में रखकर, उस प्रकरण को, उस प्रसंग को ध्यान में रखकर जहां व्यंजना, जहां वैशिष्ट्य बनता है, जहां प्रसंग वैशिष्ट्य बनता है, प्रकरण वैशिष्ट्य बनता है, उसको कहा गया है प्रस्ताव। यहां पर कोई नायिका है और कोई नायिका अपने उपपति के साथ रमण करने के लिए इच्छित है। नायिका, उसका पति और उपपति। उपपति मतलब सेकंड हस्बैंड। आज के परिभाषा में इसको सेकंड हस्बैंड या सेकंड बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द शास्त्र के सम्मत नहीं है। तो उपपति शब्द दिया है, उपपति, पति और उपपति। उपपति उसे कहते हैं इससे छुप कर मिला जाता है। तो उस उपपति से मिलने के लिए नायिका उद्धत होती है, मतलब उससे मिलने का प्रयास जो है वो करती है। लेकिन उसकी जो सखी है वो उसको रोकना चाह रही है, स्पष्ट रूप से रोक नहीं सकती है। क्यों रोक रही है? क्योंकि आज प्रकरण है उसके पति का वापस आने का। मतलब उसका पति कहीं नौकरी इत्यादि करता होगा, वहां से आज लौट कर आएगा, और लौट कर आएगा इसलिए अगर ये है उपपति के पास मिलने गई और तब तक पति आ गया, समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं? उस समस्या उत्पन्न न हो इसलिए एक अच्छे मित्र का, अच्छी सखी का यह कर्तव्य है कि गलत मार्ग में प्रवृत्त हुए मित्र या अपनी सखी को रोकना चाहिए। और ये गलत मार्ग में प्रवृत्त हो रही है, उपपति से मिलना गलत नहीं है, ये शास्त्र कह रहा है, लेकिन पति के सद्भाव में उपपति से मिलना बहुत खतरनाक, बहुत घातक हो सकता है।
ये केवल उन नायिकाओं के विषय में है जो पुंसचली नायिका होती हैं, व्यभिचारिणी नायिका होती हैं, उच्च कोटिक जो नायिका होती हैं, उनके विषय में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ व्यभिचारिणी नायिका के विषय में ये बात कही गई है। तो प्रसंग आपको समझ में आ गया। अब वो जो सखी है, वो किस प्रकार अपनी सखी को, जो उपपति से मिलने के लिए उद्धत है, उसको रोकती है। उपपति से मिलने के लिए एकदम तत्पर है, जाने के लिए तैयार खड़ी है। तो वो बड़े लहजे के साथ कहती है, श्रूयते श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियः अद्य प्रहरमात्रेण एवमेव किम इति तिष्ठसि तत्सखी सज्जय करणीयम्। बहुत लोग बैठे हैं, डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं या उससे मिलने मत जाओ क्योंकि आज तुम्हारा पति आ रहा है, और तुम उधर उससे मिलने गई, इधर पति आ गया, समस्या हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली कैसे कहा जाता है उसको बता रही है। सखी जो है उसकी, उस नायिका की सखी जो उपपति से मिलने के लिए जाना चाह रही है, उसकी सखी ये इस पद्य के माध्यम से। ये तो इसका प्रसंग हो गया, आप समझ लीजिए। श्रूयते सुना जाता है, समागमिष्यति आपका, तब प्रियः अद्य समागमिष्यति तुम्हारा प्रिय अर्थात प्रियतम पति, जो लीगल पति है, वो क्या है, समागमिष्यति। और कब समागमिष्यति? समागमिष्यति अर्थात लौट रहा है। प्रहर मात्रेण कुछ ही देर में, मतलब ये जो प्रहर चल रहा है, इस प्रहर के बीतने के बाद जो अग्रिम प्रहर है, उसमें आपका पति, एक प्रहर लगभग 2 घंटे का होता है, और उस 2 घंटे में तुम्हारा पति आ जाएगा। तुम यहां से मिलने गई और कार्य संपादित करके समय से नहीं लौट पाई, या फिर उपपति के साथ हुए संयोग से जो तुम्हारे भाव भंगिमा है वो यदि बदल गई, तो वो तुम्हारा पति है, तुरंत पहचान लेगा और तुम्हारा यहां से, घर से निकाल देगा। ये व्यवहार था। तो श्रूयते, क्या श्रूयते? तव प्रियः अद्य प्रहर मात्रेण समागमिष्यति, सुना जाता है कि तुम्हारा प्रियतम पति आज कुछ ही देर में लौट रहा है। तत्सखी, हे सखी, इसलिए, एवमेव किम इति तिष्ठसि, इसलिए तुम ऐसे ही क्यों बैठी हो? सज्जय करणीयम, उसके स्वागत की तैयारी करो, उसके स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा प्रियतम पति आज थोड़ी ही देर में वापस आ रहा है, इसलिए एवमेव, इस प्रकार ही, किम इति तिष्ठसि, यहां क्यों ऐसे ही बैठी हो? तत्सखी सज्जय करणीयम, हे सखी तुम स्वागत की तैयारी करो, सजावट करो, स्वयं भी अलंकृत हो जाओ, क्योंकि आज बहुत दिन बाद आपका प्रिय पति जो है वो वापस आ रहा है। और ये व्यवहार था, जब आप मेघदूतम पढ़ेंगे तो वहां पर पति के अभाव में किस प्रकार जो यक्षिणी है वो वहां पर अलकापुरी में आपको मिलेगी, ऐसा जब वर्णन करता है। यक्ष जब मेघ से कहता है उसको कैसे पहचानोगे, तो उसकी अवस्था का जो श्रोणी भारात अलसगमना इत्यादि जो मेघदूतम में वर्णन किया गया है कि पति के अभाव में स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। मतलब पति के अभाव का मतलब ये नहीं है जैसे आपका पति है लेकिन विदेश में चला गया है या फिर उस स्थल पर नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, तो स्त्रियों को अलंकार विहीन रहने का शास्त्र उपदेश करता है। अब यहाँ पर फेमिनिज्म या फिर जो क्या चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट वाले लोग कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, पति भी तो श्रृंगार रहित रहे। अरे भैया, पति तो खुद मजदूरी करने गया है और मजदूरी के समय वो कहाँ ऐसी कोई घटना कर सकता है, वो तो तुम्हारे अन्नदाना की व्यवस्था करने गया है। तो पति के दूर होने पर स्त्रियों को अलंकार विहीन ही रहना चाहिए, मतलब एक सात्विक वृत्ति में रहना चाहिए। तो ये शास्त्र उपदेश करता है जिससे कोई घटना न घट पाए, आपके स्वरूप से कोई मोहित न हो पाए और आप भी उस मोहित होने के कारण आप भी अपने जो आपका धर्म है, पातिव्रत्य धर्म, उससे स्खलित न हो पाओ। ये सिद्धांत है। अब इसको फॉलो करना नहीं फॉलो करना आप सब पे डिपेंड करता है, बस ये व्यवहार है। तो तत्सखी सज्जय करणीयम, तुम्हारा पति वापस आ रहा है, तो वो जो पति गया था वो वापस आ रहा था, इसलिए स्त्री को, वो जो सखी है उसको कह रही है कि आप आज सजावट कर लो, स्वयं भी तैयार हो जाओ और उसके आने की तैयारियों में पकवान इत्यादि का निर्माण करना है वो सब किया जाए। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अगर वाच्यार्थ मात्र लिया जाए तो
तो इस श्लोक में ये बात कहीं भी नहीं है कि तुम उपपति के पास जाना चाह रही थी और मैंने तुम्हें ये बात बोल के रोक दिया। ये वाच्यार्थ तो नहीं है, लेकिन जब समझ में आएगा, जो सहृदय है, जो काव्यानंद का आस्वादन करने में रत है, ऐसा कोई सहृदय जब यहाँ पर तात्पर्य समझेगा, तात्पर्य प्रसंग समझेगा, प्रकरण समझेगा, तो उसको एकदम समझ में आ जाएगा कि जो उपपति के प्रति रमण करने के लिए जो नायिका उद्धत थी, उसको किसी उसकी सखी ने रोक दिया, क्योंकि उससे अभिसरण करना इस समय उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अभिसरण के समय जो दंतक्षत्र, नक्षत्र या फिर जो भी संयोगावस्था के जो संभोगावस्था के जो चिन्ह हैं वो शरीर पर दिखने लगेंगे, जिससे तुम्हारा भाई घर निकाला या देश निकाला तो अवश्यम भावी है। तो ये व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पर ये बात कही गई है। हम पढ़ रहे हैं प्रस्ताव वैशिष्ट्यम। प्रस्ताव का मतलब वृत्ति में आचार्य ने लिखा था प्रस्ताव प्रकरणम। प्रस्ताव को क्या लिख दिया था? प्रकरण। अब प्रकरण का मतलब क्या? जो प्रकरण, यहां लिख देते हैं, इससे लिखने का प्रयास किया जाए तो लिखा भी जा सकता है। प्रकरण कोई प्रसंग, प्रसंग पति के आने का है, वो उसको बोल रही है कि इस तरह क्यों बैठी हो, उसके आने की तैयारी करो। अब यहां से किस प्रकार प्रस्ताव वैशिष्ट से आर्थी व्यंजना होती है, ये बात आचार्य मम्मट यहाँ पर लिख रहे हैं। अत्र उपपतिम प्रत्यभिसर्तुम प्रस्तुता न युक्तम। अत्र मतलब इस पद्य में उपपति से प्रत्यभिसर्तुम, उपपति के साथ अभिसार करने के लिए जो तुम प्रस्तुत हो, तैयार हो, वो कैसा है? न युक्तम, वो ठीक नहीं है। इति कयाचिन निवार्यते। इस प्रकार इस पूरे पद्य से ये आर्थी व्यंजना आती है। और कोई नायिका की सखी कयाचिन, कयाचिन मतलब किसी नायिका के द्वारा, निवार्यते मतलब इस कार्य से रोका जा रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार प्रस्ताव वैशिष्ट से आर्थी व्यंजना होती है, ये बात आप समझे। अब बात कर लेते हैं प्रस्ताव देश वैशिष्ट की। देश वैशिष्ट का उदाहरण ये है। देश वैशिष्ट यथा, देश मतलब स्थान, स्थान के वैशिष्ट से किस प्रकार आर्थी व्यंजना व्यंजित होती है, ये बात इस पद्य के माध्यम से समझेंगे। कई सखियां एक बगीचे में फूल तोड़ने गई हैं और एक सखी ने अपने प्रियतम को उसी स्थल पर संकेत स्थान के रूप में बताया था कि जब फूल तोड़ने जाएंगे, पुष्प अवचयन जब करने जाएंगे, उसी समय तुम वहां आ जाना और हम लोग रमण कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम फिक्स हुआ था। लेकिन अब इस प्रोग्राम को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए, क्योंकि सारी सखियां एक साथ फूल तोड़ रही हैं, और जब सब एक साथ फूल तोड़ेंगे तो उसको अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसको बुलाया गया है उस स्थान पर उसको अवसर नहीं मिल सकता। इसलिए जिसको रमण करना है उससे, उस नायक से, वो कितने अच्छे लहजे से, देश वैशिष्ट से अपनी बात रख रही है, जिससे वहां जो आसपास फूल तोड़ने वाली स्त्रियां हैं या सखियां हैं उसकी, वो वहां से चली जाएं और जो आने वाला है उसके माध्यम, उसके साथ रमण संभव हो सके। तो ये प्रसंग देश वैशिष्ट का है। अन्यत्र यूयम कुसुमावचायम कुरुध्वम अत्र अस्मि करोमि सख्या नाहम हि दूरम भ्रमितुम समर्था प्रसीदतायम रचितोंजलिर्वह। हम अलग अलग करके पढ़ देते हैं, वैसे ऐसे पढ़ना चाहिए। अन्यत्र यूयम कुसुमावचायम कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहम हि दूरम भ्रमितुम समर्था प्रसीदतायम रचितोंजलिर्वह। नायिका अपनी सखियों से कह रही है, यूयम कुसुमावचायम अन्यत्र कुरुध्वम। यूयम मतलब आप सभी, कुसुम, कुसुम अर्थात पुष्पों का अवचयन, पुष्पों को इकट्ठा करना, पुष्पों को तोड़ना, अन्यत्र कुरुध्वम दूसरे स्थान पर करिए। क्यों? अत्र अस्मि करोमि, यहां मैं फूल तोड़ूंगी। सख्य, सख्य बहुवचन को संबोधन पद है,
सख्या यूयम कुसुमावचायम अन्यत्र कुरुध्वम। तुम सब फूलों का संग्रह किसी दूसरे स्थान से करो, मतलब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितनी फुलवारी लगी है, इसको छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में जाकर आप पुष्पों का अपचयन करें। क्यों? यहां पर अत्र अत्र करोमी अस्मि करोमी, यहां पर मैं पुष्पों का अपचयन करूंगी। क्यों भाई, मैं क्यों करूंगी? कोई कारण होगा ना। नाहम ही दूरम भ्रमितुम समर्था, क्योंकि अहम दूरम भ्रमितुम न समर्था ही, मतलब क्योंकि मैं दूर जाने में समर्थ नहीं हूं। अहम ही मतलब क्योंकि, अहम मैं, दूरम भ्रमितुम न समर्था, न का अन्वय यहां से यहां हो जाएगा। तो मैं दूर जाने में, भ्रमण मतलब दूर तक समर्थ नहीं हूं। अगर तुम सब यहाँ पर फूल तोड़ लोगे और एक फूल की क्वांटिटी डिसाइड की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति इतने किलो फूल लेके आएगा, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं कहीं अन्यत्र जाकर फूल तोड़ सकूं, तो तुम इस स्थल को छोड़ दो ताकि मैं अपना जो मेरा जो कोटा है मैं इतने ही बीच में पूरा कर लूंगी, तुम लोग कहीं और जाकर तोड़ लो। प्रसीदत, प्रसन्न हो जाओ। अयम रचितः अंजलिर्वहा, हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं कि इस स्थल पर तुम फूल मत तोड़ो, यहाँ मैं फूल तोड़ूंगी क्योंकि मैं दूर जाने में समर्थ हूं, इसलिए तुम लोग अन्य जगह जाकर फूलों का संग्रह करो। अब भाई इसमें कोई ऐसा तो था नहीं जिससे कोई अर्थ आए। भैया कोई नायिका है, उसके पैर दर्द कर रहे होंगे, समर्थ नहीं है दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो क्या हो गया, उसने कह दिया। आप लोग कई बार हम लोग कोई कार्य करते हैं उसमें भी कह देते हैं ना कि भाई ये सिंपल काम है और आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं मुझे इसी काम में कंफर्ट है तो मैं ये करूंगा, आप दूसरा कर लो। कई बार होता है विद्यालय में, कहीं भी किसी भी संस्था में कई प्रकार के कार्य होते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारण से अगर पीड़ित है तो वो अपने सरल काम को ले लेता है, बाकी जो कठिन काम है वो अन्य लोग कर लेते हैं। यहां पर भी वही स्थिति है, यही ना अर्थ प्रतीत होगा, लेकिन नहीं, ये स्थल जो है वो आर्थी व्यंजना का है। समझने वाले ही इसको समझ पाएंगे, इसलिए प्रतिभा जो शाम कहा था, बुद्धौ तत्वार्थ दर्शन्याम झटित्येवाव भासते। आनंद वर्धनाचार्य ने भी कहा है तत्वार्थ दर्शनीय बुद्धि होगी। तत्व क्या है? रसम ही तत्वम, रस ही तत्व है, रसो वैसा नहीं रसादृते कश्चित अन्य अर्थ प्रवर्तते, ये नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है। रसाद लक्षणस्त्वर्थ स्वप्ने बिना वाच्य, स्वप्न में भी वाच्य नहीं हो सकता है। तो स्थूल विद्धि या फिर जो व्यंग्यार्थ को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि में कैसे रस विषयक सिद्धांत जो व्यंजना व्यापार पर डिपेंड है वो समझ में आएगा। तो अत्र विविक्तोयम देशः, यह देश कैसा है? विविक्त है, मतलब खाली स्थान है। इति प्रच्छन्न कामुकः तया अभिसार्यताम। अब यहाँ पर देश के वैशिष्ट से उसने अन्य नायिकाओं अन्य सखियों को तो हटा दिया, लेकिन उसकी आश्वस्त कोई सखी है, मतलब विश्वास पात्र। हम सभी के भी कोई ना कोई विश्वास पात्र होते हैं, उनको सारी बातें हम बता देते हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य क्या आ रहा है, आर्थी व्यंजना क्या हो रही है? अत्र अयम देशः विविक्तः, यह स्थान अब खाली है। इति, इस प्रकार प्रच्छन्न कामुकः, जो छुपकर रमण करने का इच्छुक है, जो छुपकर रति क्रिया करने का इच्छुक है, प्रच्छन्न कामुकः, प्रच्छन्न मतलब छुपकर रति क्रिया करने का इच्छुक, त्वया अभिसार्यताम, तुम्हारे द्वारा उस व्यक्ति को भेज देना चाहिए। जो व्यक्ति छुपकर, अब यहां पर भी 3 कंडीशंस, पहले पात्र समझ लिया करो आप लोग, कितने लोगों की यहां पर भूमिका है। कई सखियां हैं जिसमें से एक सखी रमण अपने उस प्रच्छन्न कामुक से करना चाह रही है जो अभी आया नहीं है। स्थान खाली कराना है, तो स्थान खाली कराने के लिए ऊपर वाला श्लोक बोल दिया। अब इस श्लोक को बोलने के बाद जो उसकी विश्वस्त सखी है, जिस पर ट्रस्ट कर सकती है, उसने उसको ये बताना चाह रही है कि यह स्थल अब विविक्त है, जन रहित है, इसलिए प्रच्छन्न कामुक तुम्हारे द्वारा भेजा जाना चाहिए। अब तुम इस स्थान पर मेरे उस प्रियतम को, जो छुपकर प्रतिक्रिया में इंटरेस्ट लेता है, छुपकर ही करने वाला ये कार्य है, कोई ये थोड़ी है, नहीं तो फिर पशुओं में और मनुष्यों में अंतर ही क्या रह जाएगा। वैसे ये साहित्य है,
साहित्य में यहाँ पर ये रति क्रिया वाले जितने भी श्लोक दिए जाते हैं, इनका भाव केवल यही होता है कि ताकि इन सरल श्लोकों से आपको सिद्धांत समझ में आ जाए। हम यहाँ आर्थी व्यंजना पढ़ रहे हैं और देश वैशिष्ट से किस प्रकार आर्थी व्यंजना होती है, इसी बात को समझना है, ना कि रति, रमण और नायिका, प्रच्छन्न, कामुक, इन सब में लिप्त मत हो जाइए, क्योंकि सिद्धांत समझने के लिए श्रृंगार रस से आप्लावित जो उदाहरण है उनको देने से जल्दी समझ में आता है। ये एक तरह से एक साइकोलॉजी है। तो अपनी आश्वस्त सखी, जो मतलब विश्वास पात्र सखी है, उससे कहा है कि त्वया प्रच्छन्न कामुकः अभिसार्यताम, प्रच्छन्न कामुक को तुम यहाँ भेज दो क्योंकि यह स्थान खाली हो गया है। असुताम प्रति कयाचिन निवेद्यते, किसी नायिका के द्वारा यह अपनी प्रिय सखी से कहा गया है कि उस नायक को या तो सखी के भेष में ही ले आओ, कपड़ा उसके हम जैसे ही पहना दो ताकि किसी को कोई समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पर वो आ जाएगा तो हम रमण करने में समर्थ हो पाएंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देश वैशिष्ट है। देश मतलब स्थान वैशिष्ट। स्थान का ऐसा वर्णन किया, लोगों को वहां से गायब किया, और गायब करने के बाद जो नायिका है वह अपनी सखी के प्रति ये कह रही है कि प्रच्छन्न कामुक तुम्हें आप भेज देना चाहिए क्योंकि ये स्थान खाली हो गया है, रमण करने के लिए उपयुक्त है। देश वैशिष्ट का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देश के बाद आता है काल। देशः काल। काल वैशिष्ट्यम यथा। काल वैशिष्ट्यम, काल मतलब समय, स्थिति, वस्तु स्थिति, परिस्थिति, टेंस वाला काल। कोई नायिका है या कोई पत्नी है और उसका पति नौकरी के लिए, जीविका के लिए दूर देश जाना चाह रहा है, लेकिन आने वाला समय ऐसा है जिसमें जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के बिना रहने में समर्थ नहीं हो पाती हैं। आजकल पता नहीं, लेकिन जैसा लिखा है वही मैं बता रहा हूं आपको। एक समय ऐसा भी आता है जिसमें स्त्रियां अपने पति के बिना रहने में समर्थ नहीं हो पाती हैं और समस्या हो जाती है। यहाँ पर यह श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से कोई नायिका अपने पति को दूर देश जाने से रोकना चाह रही है। अब रोकने के लिए कैसे कहे, उससे नहीं कह सकते ना, तो काल वैशिष्ट से कहा जा रहा है। काल यहाँ पर वैशिष्ट बनता है उस आर्थी व्यंजना का। वह नायिका अपने प्रियतम से कहना चाह रहे, गुरुजन परवश प्रिय। प्रिय, प्रिय कैसा है? हे प्रिय, गुरुजन परवश मतलब माता पिता की आज्ञा के अधीन है जो। गुरुजन मतलब, गुरुजन का मतलब गुरु ही जन नहीं होता है, गुरुजन मतलब श्रेष्ठ जन, जैसे माता पिता और भी जो कोई बाबा दादी इत्यादि, अर्थात गुरुजनों के बस में है जो प्रिय। किम भ्रामि तब मंद भागिनी अहकम। अहकम मतलब अहम एव अहकम, मैं मंद भागिनी तब किम बढ़ामी, तुमसे क्या बोलूं। गुरुजनों के अधीन है जिसका सारा व्यापार, ऐसे प्रियतम, हे प्रियतम, तुमसे मैं मंद भागिनी क्या कहूं। अद्य प्रवासम ब्रजसी। अद्य, अद्य मतलब आज, प्रवासम, प्रवासम अर्थात जीविकोपार्जन के लिए लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे। अभी भी वही स्थिति है, किसी का घर कहीं है, नौकरी कहीं मिली है। तो अद्य प्रवासम ब्रजसी, आज प्रवास के लिए जाते हो। ब्रज मतलब जाओ, आज प्रवास के लिए तुम जा रहे हो तो जाओ। स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम, तुम खुद ही सुनोगे अपने, जो आप ये संपादित कर रहे हैं आज गुरुजनों के अधीन होकर, तो तुम स्वयमेव श्रोष्यते करणीयम, तुम्हें खुद समझ में आएगा, खुद अपने कानों से सुन लोगे तुम। जो मेरे करणीयम, मम करणीयम, मैं जो करने जा रहा हूँ, अहम करणीयम, मेरे द्वारा जो करणीय है, मतलब जो मैं तुम्हारे जाने के बाद संपादित करूंगी, वो खबर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है? अत्र अद्य मधु समये। अब यहाँ पर काल का वैशिष्ट्य है, और हम आपको बता रहे थे कि कोई समय होता है जिस समय में प्रियतमा प्रियतम से अलग नहीं रह सकती, दोनों की अवस्था होती है, और इस अवस्था को मधु समय कहा गया। मधु समय बसंत ऋतु का समय जो होता है, उसको मधु समय से यहाँ पर कहा गया। अत्र अद्य मधु समये, अत्र मतलब इस श्लोक में,
अद्य मतलब आज, मधु समय, आज कौन अद्य लिखा, अद्य प्रवासम ब्रजसी। अगर तुम आज प्रवास पर जा रहे हो, आज तुम सऊदी अरब नौकरी करने जा रहे हो या फिर दुबई जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा, एक फोन कॉल आएगा और तुम्हें सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। तो अद्य मधु समय, मधुमास में यदि ब्रजसी, अगर तुम जाते हो, तद तदा अहम तावत न भवामी, जा रहे हो तो जाओ लेकिन मैं फिर नहीं मिलूंगी, मैं फिर नहीं रहूंगी, धमकी दे रही है। तुम जाओ और इधर मैं पंखे का उपयोग करूंगी। तब तू न जानामि गतिम इति विज्यते, और तब मतलब आपकी क्या गति होगी ये मैं नहीं जानती। यहाँ पर देश के वैशिष्ट से, काल के वैशिष्ट से, काल क्या है, मधु समय, मधुमास मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में यदि तुम जीविकोपार्जन के लिए दूर देश में जाने के लिए तत्पर हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, और मेरे न रहने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, यह बात यहाँ पर इस पद्य के माध्यम से व्यंजित हो रही है, जिसमें काल वैशिष्ट है। काल वैशिष्ट से यहाँ पर आर्थी व्यंजना हो रही है। मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद जो काल के बाद क्या है, चेष्टा। 9 हो गए हैं, 10वां चेष्टा। कालो व्यक्ति स्वरादय, नहीं ये तो वहां पर लिखा था, यहाँ पर था वाक्यवाच्यान्य सन्निधि सन्निधे प्रस्ताव देश कालादे, देश कालादे, काल के बाद आदि पद दिया था, आदि से यहाँ पर चेष्टादि का ग्रहण करना है। तो चेष्टा मतलब शरीर के भाव भंगिमा से किस प्रकार किसी को समझाया जाता है, वह चेष्टा के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो चेष्टा के उदाहरण में, चेष्टा मतलब शरीर के भाव भंगिमा, जो शरीर के इशारे होते हैं, उन इशारों से किसी को बहुत कुछ समझा देना ही चेष्टा वैशिष्ट होता है। चेष्टा व्यंजित होती है। आदि ग्रहणात चेष्टा दे, यहाँ पे लिख भी दिया है, काला दे का मतलब आदि ग्रहणात चेष्टा दे। अब यहाँ पर फिर आदि दे दिया है। चेष्टा के अतिरिक्त भी बहुत सारे व्यापार होते हैं, जिन व्यापारों के माध्यम से कई अर्थ व्यंजित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल चेष्टा हो गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, हाय लिख देना, किसी की फोटो लाइक कर देना। लेकिन जो बालिकाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से लाइक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, लेकिन बालक उसका कोई और ही अर्थ लगा लेते हैं जिससे फिर पगलाए घूमते हैं, तो वो विषय अलग है। तो चेष्टा से यहाँ क्या लेना है, शरीर के भाव भंगिमा, जिसका ये उदाहरण दे दिया है। आदि पद से और भी जो अभी व्यवहार में प्रवृत्त है कि चेष्टातिरिक्त जितने भी व्यवहार हैं जिससे कोई बात व्यंजित होती है, वो आदि पद से संग्रहित कर लेना है। तो तत्र चेष्टाया यथा, तो इन 10 भेदों में से चेष्टा का क्या स्वरूप है उसको बता रहे हैं। द्वारोपांत निरंतरे मयतया सौंदर्य सारश्रिया प्रोल्लास्युरुयुगम परस्पर समासक्तम समासादितम आनीतम पुरतः शिरोंसुकमध क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दोर्लते। ठीक है भैया, कोई नायिका है और किसी नायक को अपने अंग व्यापार के माध्यम से आकृष्ट करना चाह रही है, अपने प्रति अट्रैक्ट करना चाह रही है। अट्रैक्ट तो करने के बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन यहाँ सीधे सीधे निमंत्रण दे रही है, सीधे सीधे एक तरह से जो प्राप्तव्य होता है उसकी तरफ इशारा कर रही है, चेष्टा के वैशिष्ट से। भैया श्लोक है तो इसी प्रकार बताना पड़ेगा, हम कोई अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। तो द्वारोपांत निरंतरे मयतया, एक नायक कह रहा है मई, मई मतलब मेरे, मई सप्तम्यंत है, और मई का किसका विशेषण है, देखो द्वारोपांत निरंतरे, द्वार के समीप मेरे उपस्थित होने पर, तया, तया के कौन, तया उस नायिका के द्वारा। कैसी नायिका थी उसका एक विशेषण दिया है, सौंदर्य सारश्रिया, सौंदर्य ही सार है जिसमें, और उस सौंदर्य के सार की श्री जिसमें परिलक्षित हो रही है, मतलब अत्यंत सुंदर मेरी दृष्टि में, है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है वाली स्थिति। तो ये अपनी कंडीशन व्यक्त कर रहा है, मई द्वारोपांत निरंतरे, मेरे द्वार के मतलब मेरे द्वारा, मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन अब उसने उसको कैसे मुझे बताना है कि हम एग्री हैं और
रमण संभव है। तो मेरे उसके द्वार पर पहुंचने पर सौंदर्य सारस्त्रिया, अत्यंत सुंदर उस नायिका के द्वारा क्या किया गया, परस्पर समासक्तम उरयुगम प्रोल्लास्य समासादितम। परस्पर समासक्त, दोनों चिपके हुए उर युगल को, उरु मतलब जंघा को कहते हैं, तो परस्पर समासक्त दोनों जुड़े हुए जंघों को प्रोल्लास से फैलाकर फिर से जोड़ लिया। ये इस प्रकार चेष्टा से आर्थी व्यंजना व्यंजित होती है, इसको समझ रहे। आनीतम पुरतः शिरोंसुक मधा, अधा आनीतम, क्या सिरोंसुकम, सिर का जो अंशुक होता है जिसे घूंघट कहते हैं, वो थोड़ा सा आगे करके नीचे डाल लिया। पुरतः सिरोंसुकम, पुरतः सिरोंसुकम अधा आनीतम, सामने से घूंघट को नीचे कर दिया। और चले लोचने छिपते, चंचल नेत्रों के व्यापार को चलाकर बंद कर लिया। वाचस्तत्र निवारितम, और बाड़ी जो बोल रही थी थोड़ा बहुत, उसको बोलना बंद कर दिया। और क्या किया, प्रसरणम संकोचिते दोर्लते, संकोचित मतलब बंधी हुई दोनों भुजाओं को फैला लिया। अब ये सब उसकी अवस्था का वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार अपने आंगिक व्यापारों को कर रही है, और उन आंगिक व्यापारों को ही कहा गया है चेष्टा वैशिष्ट, और चेष्टा वैशिष्ट से कैसे आर्थी व्यंजना होती है, इस बात को समझना। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। मेरे उसके द्वार पर पहुंचने पर सौंदर्य रूपी सौंदर्य की जो स्त्री है उसके द्वारा परस्पर जुड़े हुए जंघाओं को फैलाकर चिपका लिया, सामने घूंघट को नीचे कर लिया, चंचल नेत्रों को रोक लिया, अपनी बाड़ी को विराम दे दिया, और भुजाओं को फैलाकर संकोचित भुजाओं को फैला दिया। अब ये तो हो गया इसका अर्थ। अब यहां किस प्रकार चेष्टा से व्यंग्यार्थ होता है, इस बात को समझना है। इस पद्य में 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहला, उसने अपनी जंघाओं को फैलाकर जोड़ लिया, अपने घूंघट को आगे करके नीचे कर लिया, दूसरी अवस्था हो गई। चंचल नेत्रों को रोक दिया, तीसरी अवस्था हो गई। अपनी बाड़ी से मौन धारण कर लिया, मतलब बाड़ी को विराम दे दिया, चौथी अवस्था हो गई। और संकोचित भुजलताओं को फैला दिया। कोई नायिका है, वो इस प्रकार के व्यापार को संपादित कर रही है। अब यहाँ पर किस माध्यम से इन 5 से क्या क्या व्यंग आएगा, इसको समझने के लिए जो आचार्य ने लिखा है टीका में, वही पढ़ लिया जाए, ज्यादा अच्छा है। तो उरुओं को फैलाकर मिलाने से व्यक्त होता है कि नायिका ने विपरीत रति की स्वीकृति प्रदान कर दी। यहाँ पर विपरीत रति क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। अथवा उसने स्पृष्टक नामक काम शास्त्रोक्त आलिंगन किया। काम शास्त्र में बताया गया है कि समागम होने से पहले प्रेम प्रकाशन के लिए जो 4 आलिंगन किए जाते हैं, उनमें स्पृष्टक नाम का भी एक आलिंगन होता है, जो इस प्रकार किया जाता है कि जब अपना प्रियोज्य प्रेमी निकट से निकल रहा हो, तब जानबूझकर उसके अंगों से अपने रगड़ते हुए निकल जाए और इस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करें। जब प्रेमी दूर हो तो उसे दिखाकर अपने ही अंगों को आपस में रगड़ना भी उस प्रेम को प्रकट करता है। नायिका ने यही चेष्टा यहाँ पर की है। सिरोंसुक मधा, सिरो वस्त्र को सर से सरकाकर मुख पर डाल दिया। उससे क्या व्यंजित हो रहा है कि तुम्हें चुपचाप आना है, छुप कर आना है। मुख को उसने ढका, और मुख ढकने से आया कि स्वयं को भी ढककर तुम्हें आना है, ठीक है। चंचल नेत्रों को रोक दिया, अर्थात सूर्यास्त होने पर ही तुम्हें आना है। उचित समय भी बता रही है, उचित अवस्था का भी वर्णन कर रही है। और बाड़ी को जो थोड़ा बड़बड़ा रही थी, उस बोलना बंद कर दिया उसको देखकर। इससे क्या प्रकट हुआ, जब शांति हो तभी आना है, बहुत शोर शराबे में नहीं आना। मतलब सब लोग अपने अपने कार्यों को करके अपने अपने घरों में लग जाएं, कोई देखे ना, तो फिर पीछे के गेट से धीरे से आना है और बिना आवाज किए, जब सब लोग शांत हो जाएं तब। और क्या है,
जब इस प्रकार तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें मेरे आलिंगन का, संकोचित भुजाएं थी उसकी और उनको फैला दिया, तो उन संकोचित भुजाओं के फैलाने से ही व्यंजित होता है कि तुम जब आओगे इतनी मतलब सावधानी से आओगे, छुपकर आओगे, सूर्यास्त में आओगे, जब शांति होगी तब आओगे। ये काम करके जब मेरे पास पहुंचोगे तो मेरे आलिंगन रूपी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, मेरा आलिंगन तुम्हें पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो ये इस श्लोक में चेष्टा के माध्यम से ये अर्थ आर्थी व्यंजना के व्यंजित होते हैं। तो चेष्टा का वैशिष्ट्य किस प्रकार का है, काव्य प्रकाश में ऐसे ही बहुत रमणीय बहुत सारे पद्यों का वर्णन किया गया है, और आप लगातार हमसे जुड़े रहें तो हम एकदम स्पष्ट व्याख्या करेंगे, जो लिखा है वही बताया जाएगा और उसमें कोई भी संकोच की बात नहीं है। जब यहाँ संकोच नहीं हो रहा है, जब महर्षि मम्मट को नहीं हुआ, बाघ देवता अवतार मम्मट कहे गए हैं, तो हम लोगों को पढ़ने में क्या। और सही बात तो ये है ना, पवित्र चित्त से बिना किसी दुर्भावना के अगर हम काव्य शास्त्र के किसी भी पद्य को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विकृति नहीं आएगी, बल्कि हमको जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक व्यापार विशेष लिखा था, स्पृष्टक नामक कामशास्त्र आलिंगन। अब स्पृष्टक नामक कामशास्त्र का आलिंगन, कामशास्त्र नहीं पढ़े हैं तो कहाँ समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ होता है कि पास से निकल रहे प्रियतम को रगड़ के निकल जाना, या फिर प्रियतम पास से नहीं निकल रहा है तो अपने ही अंगों को आपस में रगड़ना। इससे क्या होता है कि एक बात प्रकट होती है। आजकल भी ये देखा जाता है, अब जो देखता है वही समझ सकता है, हम तो केवल पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में क्या व्यंजित हुआ है, ये वृत्ति में भी आचार्य ने लिखा है, तो उसको समझ लिया जाए। अत्र चेष्टया प्रच्छन्न कांत विषय आकूत विशेषो धन्यते। यहाँ पर नायिका की चेष्टा से प्रच्छन्न कांत विषय, प्रच्छन्न मतलब छुपकर, जो काम कांत विषय, जो छुपकर रमण करने का इच्छुक है, ऐसा कांत के विषय में आकूत विशेषो, आकूत मतलब अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय ध्वनित हो रहा है जो हमने आपको इस श्लोक में बताया। अब यहाँ पर लिखा है इस श्लोक, ये जो उल्लास है ये समाप्त होने वाला है। अब हम एक बात आपको बता रहे थे कि इसमें एक ही श्लोक में कई चीजें दिखाई जा सकती हैं। मतलब एक ही श्लोक में वक्ता का वैशिष्ट्य, बोद्धा का वैशिष्ट्य और काल आदि का वैशिष्ट्य दिखाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग से क्यों कहा गया, दो श्लोक से काम चल जाता। लेकिन नहीं, मम्मट का अभिप्राय था कि किसी भी एक श्लोक में सभी प्रकार की आर्थी व्यंजनाओं को यदि दिखा देंगे तो प्रधान और अप्रधान भाव समझ में नहीं आएगा। सब श्लोकों में ये हो सकता है कि एक ही श्लोक में 3-4 आर्थी व्यंजना के भेद मिल जाए, लेकिन उसमें प्रधान क्या है अप्रधान क्या है ये समझ पाना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक श्लोक दिए गए हैं, उनमें कई आर्थी व्यंजना के भेद बनेंगे, आर्थी व्यंजना के वैशिष्ट्य के भेद बनेंगे, लेकिन जो भेद मम्मट ने संकेत किया है वो प्रधान है, और कोई भेद अगर मिल रहा है तो उसमें अंगभूत है। यही बात समझाने के लिए आचार्य मम्मट कह रहे हैं निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये, मतलब आकांक्षा बनी न रहे, आकांक्षा के समाधान के लिए और प्राप्त अवसर के कारण, प्राप्ता अवसरतया, अवसर भी प्राप्त है कि पूरा तृतीय उल्लास आर्थी व्यंजना से ही लिखना है, आर्थी व्यंजना नाम के टॉपिक पर ही तृतीय उल्लास में लिखना है। तो ये प्राप्त अवसर हो गया, और किसी जानकार की आकांक्षा भी शांत हो जाए, इसलिए होने पर भी, भेद होने पर भी, मतलब एक उदाहरण में ही कई भेद होने पर भी मतलब पृथक्तया उदाहरियते, सभी आर्थी व्यंजना के वैशिष्ट्यों का अलग अलग से उदाहरण दिया। वक्त्रादीना मिथः संयोगे द्विकादि भेदेन, वक्त्रादीनाम वक्ता बोधा काल आदि के मिथा मतलब परस्पर संयोग के श्लोक में मिल सकते हैं। तो द्विकादि भेदेन मतलब एक दो उदाहरण वर्णन करने से भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर आकांक्षा शांत हो जाए और अवसर भी मिला है तो क्यों ना अलग अलग उदाहरण दिए जाएं। इसलिए आचार्य मम्मट ने 10 आर्थी व्यंजना के भेदों को अलग अलग उदाहरणों में प्रस्तुत किया। वैसे आदि पद दिया है ना, कालो क्या दिया है, प्रस्तावदेश कालादे वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां, तो कालादे पद दिया है, आदि पद से चेष्टा, और चेष्टादि में भी चेष्टा में भी चेष्टादि जोड़ दिया, तो 10 से अधिक भी भेद हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर इन्हीं 10 भेदों का 10 उदाहरणों का संकेत किया है आचार्य मम्मट ने। तो मुझे लग रहा है कि आर्थी व्यंजना से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर जो आर्थी व्यंजना थी वो वाच्यर्थ से आने वाले व्यंग्यार्थ की थी, और वहां पर क्या लिखा था, वही जो श्लोक, सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम अभिष्यते, सभी अर्थ व्यंजकता को प्रदान करते हैं। तो वाच्य अर्थ की व्यंजकता के 10 उदाहरणों का निर्देश कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्योश्च, इसी क्रम से लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के जो आर्थी व्यंजना के वैशिष्ट्य होते हैं उनका भी उदाहरण समझ लेना चाहिए, या कहीं जिस स्थल पर मिले वहां पे लक्षणा और व्यंजना का भी व्यंजकत्व किस प्रकार होता है उसको समझ लेना, उदाहरण इसी प्रकार समझना चाहिए। तो ये बात हो गई आर्थी व्यंजना के 10 भेदों की। अब सूत्र संख्या 38 में बता रहे हैं, आर्थी व्यंजना थी तो क्या इसमें शब्द से कोई लेना देना नहीं होता है? तो बता रहे हैं कि हाँ, इसमें शब्द की भी भूमिका होती है। कैसा शब्द, किस प्रकार, क्या भूमिका होती है? शब्द की भूमिका के कारण ही तो पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, शब्द को काव्य कहा है। कैसा शब्द? जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे, मतलब मूल में शब्द ही है, शब्द व्यंजक होगा तो अर्थ की सहकारिता होगी, और अर्थ व्यंजक होगा तो शब्द की सहकारिता किस प्रकार होगी, इसी बात को आचार्य मम्मट यहाँ पर लिख रहे हैं। शब्द प्रमाण वेद्योर्थो विनक्त्यर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ, शब्द प्रमाण से वेद्य अर्थ मतलब शब्दिक प्रमाण से वेद्य अर्थ, अनुमान प्रमाण या कोई अन्य प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की बात नहीं है। काव्य शास्त्र पूरा शब्द प्रमाण पे डिपेंड है। यहाँ पर जो बातें हैं वो लिखित रूप में है, लोक में अगर मिल जाएंगे तो उसमें रस नहीं होकर वहां पर अनौचित्य होने लगेगा। शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ अर्थांतरम यतः विनक्ति, जिस कारण से शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ अर्थांतर को प्रदान करता है। शब्द प्रमाण, शब्द ही है एक प्रमाण, जिसमें मतलब शब्द के माध्यम से जो अर्थ आता है, शब्दातिरिक्त जो अर्थ आ रहे हैं, जैसे नायिकाओं की कटाक्ष आदियों से और किसी अन्य माध्यम से, तो वहां पर ये शर्त लागू नहीं होगी। शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ जब अर्थांतर को विनक्त करेगा, अर्थांतर को व्यंजित करेगा, तो अर्थस्य व्यंजकत्वे, अर्थ अर्थांतर को व्यंजित कर रहा है ना, तो अर्थ यहां पर क्या हो गया? व्यंजक। तो अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता, उस शब्द की भी सहकारिता होगी जिस शब्द के माध्यम से अर्थ अर्थांतर को व्यंजित कर रहा है। इस अवस्था में अर्थस्य व्यंजकत्वे शब्दस्य सहकारिता, और शब्दस्य व्यंजकत्वे अर्थस्यापि सहकारिता भवति इति सिद्धांत वाक्यम। आगे समझ लेते हैं। शब्देति, शब्देति शब्द क्या है? न ही प्रमाणांतर वेद्यो अर्थ व्यंजका। शब्द क्यों कहा? तो प्रमाणांतर से वेद्य अर्थ, प्रमाणांतर मतलब प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, अर्थापत्ति और जितने भी प्रमाण हैं, प्रमाणांतर से वेद्य जो अर्थ होता है वह व्यंजक नहीं होगा। शब्द प्रमाण की भूमिका है। इसी निर्गलितार्थ को लेकर पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द काव्यम कहा है, लेकिन शब्द काव्यम होने पर भी वहां पर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आचार्य मम्मट शब्दार्थो काव्यम, शब्द भी काव्य, अर्थ भी काव्य है, लेकिन शब्द की काव्यता में अर्थ की सहकारिता होती है, अर्थ से व्यंजकत्व शब्द से सहकारिता। ये बात तो इन्होंने स्पष्ट कर दी। इसी बात को ध्वन्यालोक के लोचन में अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त ने भी कहा है। क्या कहा है? अब वो पंक्ति स्मरण में नहीं आ रही है, अगली कक्षा में आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर सब लोग ये बात कह रहे हैं, अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता होगी, शब्द की व्यंजकता में अर्थ की सहकारिता होगी, तो परस्पर एक दूसरे की सहकारिता बनी रहेगी। इस सहकारिता को ही आधार बनाकर आचार्य कुंतक ने लिखा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। और सहितौ की व्याख्या करते हुए लिखा है साहित्यम अनयो शोभा सालिताम प्रति काव्यसौ
अन्यूनानतिरिक्तत्वम मनोहारिण्य अवस्थिति। परस्पर शब्दार्थ का अन्यून और अनतिरिक्तत्व जो मनोहारी अवस्था को प्राप्त होता है उसी का नाम साहित्य है। इसीलिए इस शास्त्र को साहित्य कहा जाता है। यहाँ पर शब्द के चमत्कार में अर्थ की सहकारिता, अर्थ के चमत्कार में शब्द की सहकारिता, और मित्रवत, जैसे एक मित्र दूसरे का उपस्कार उतनी दम से करता है जितना दूसरा उसके प्रति करता है। तो यहाँ पर परस्परम स्पर्धाम अधिरूहति, जब आचार्य कुंतक का आप वक्रोक्ति जीवितम पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। इस आधार पर आप तृतीय उल्लास समझे। यहाँ पर यह भी समझ लिए कि शब्द प्रमाण से वेद्य अर्थ जब अर्थांतर को व्यक्त करता है तो उस अर्थ के व्यंजकत्व होने पर शब्द की सहकारिता होती है। शब्देति क्यों कहा, तो बोले प्रमाणांतर वेद्य अर्थ व्यंजक न भवति, प्रत्यक्षादि शब्दातिरिक्तानि यानी प्रमाणानि सन्ति तैहि वेद्यः अर्थः व्यंजकः न भवति, अपितु केवलं शब्द प्रमाण वेद्यः अर्थः एव व्यंजकत्वं धारयति इति मम्मटस्य मतमस्ति। इति काव्य प्रकाशे अर्थव्यंजकता निर्णयो नाम, अर्थी व्यंजकता निर्णयो नाम तृतीयोल्लासः। तृतीयोल्लासः यहाँ पर ऐसे करके खंडाकार कर लीजिए। या तृतीय उल्लास विसर्ग का लोप हो गया है आगे आगे अच परे रहने के कारण। तो इस स्थल को आप समझ गए होंगे हमको लगता है, और चीजें स्पष्ट भी हो गई होंगी। तो चीजें स्पष्ट नहीं है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।